नमो नमः बच्चों। आज हम लोग व्याकरण में एक नए टॉपिक के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने अपना कारक और उपद्विभक्ति समाप्त कर लिया था और उसमें मैंने कहा था कि आप लोग अभ्यास करेंगे। आज हम लोग अपने व्याकरण के नए सिलेबस में आगे बढ़ते हुए आज हम उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे कि उपसर्ग क्या है। थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको पहले से भी होगी, लेकिन आज हम उपसर्गों के बारे में। और हमारे रिवाइज सिलेबस में ऐसे तो संस्कृत में 22 उपसर्ग है, तो आज मैं आप लोगों को 22 के बारे में समझाने वाला हूँ। लेकिन हमारे संस्कृत सिलेबस में सिर्फ इन 11 उपसर्गों को ही केंद्रित किया गया है। अभी रिवाइज सिलेबस में आ, वि, प्रति, उप, अनु, नीर, प्र, अधि, उप, नी और अव 11 उपसर्गों को बताया गया है। जबकि 22 है, 22 में से आधा कर दिया गया, 11 कर दिया गया है। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में जो व्याकरण विधि की आपकी पुस्तक है उसमें आप टिक कर लेंगे और इन्हीं 11 को पढ़ेंगे। तो आइए हम पहले एक बार व्याकरण विधि की ओर चलते हैं। व्याकरण विधि में हमारा जो चैप्टर है वो हमारा 6th चैप्टर है उपसर्ग। ठीक है, 6th चैप्टर है उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या है? तो धातुओं, उपसर्ग क्या है? धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्दों के पूर्व परियुक्त होकर उसके अर्थ को परिवर्तित करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग क्या है? यानी कि जो धातुओं को पहले लगे और उसके अर्थों को परिवर्तित कर दे, वही शब्द। उपसर्गेण ध्यातर्थे बलाद यंत्र नीयते पराहार, संहार, विहार और परिहार। ठीक है, यानी उपसर्गों के जुड़ने से पद के अर्थ बदल जाते हैं। यथा हार शब्द के अर्थ माला होता है, परंतु अगर उसमें प्र उपसर्ग हम जोड़ दिए तो क्या शब्द बन जाएगा? प्रहार। प्रहार का अर्थ होता है मारना। इसी प्रकार आ उपसर्ग अगर जोड़ दिए आहार, आहार से का अर्थ होता है भोजन। यदि हार शब्द में सम उपसर्ग जोड़ देने पर संहार बन जाएगा। एक ही सिर्फ हार में हमने जोड़ा, प्र जोड़ा तो प्रहार हो गया, सन जोड़े तो संहार हो गया, आ जोड़े तो आहार हो गया, है ना, और वी जोड़ दिए तो विहार हो गया। तो एक हार में अलग अलग उपसर्गों को जोड़ने से अलग अलग अर्थ बन जाते हैं। संहार जिसका अर्थ होता है नष्ट करना, परंतु शब्द में वी लगाने पर विहार बनता है, जिसका अर्थ होता है विचरण करना या घूमना। वही यहाँ पे दिया गया श्लोक में उपसर्गेण ध्यात धातवर्थो बलाद्यंत्रो नीयते। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि बलाद्यंत्र नियादिते। ठीक है, प्रहार, संहार, विहार, परिवर्तन, इस तरह से परिवर्तित होता है। ठीक है, घूमना। इसी तरह से अगर परि उपसर्ग जोड़ने पर परिहार शब्द बन सकता है, जिसका अर्थ होता है सुधार करना या त्याग करना। इसी प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जोड़ने से शब्दों में अलग अलग परिवर्तन आ जाते हैं। तो उपसर्गों के स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। ये धातुओं के साथ जुड़कर बनता है। किसमें प्रयोग होता है? धातुओं के साथ। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। इससे उपसर्गों के यहाँ पे उपसर्गों किसके साथ जोड़ते हैं? धातुओं के साथ। तो अब देखते हैं इसके प्रयोग। उपसर्गेण प्रयोग शब्द निर्माणम एकस्य पदस्य वाक्य प्रयोग। यहाँ पे कुछ शब्दों को दिया गया है और यहाँ पे कुछ एक वाक्य को प्रयोग किया गया है। जैसे प्रभवती, मैं 22 को समझा रहा हूँ, आप उसमें से इन 11 को टिक कर लेंगे। ठीक है, प्रभवती प्रकर्ष। ठीक है, प्रयत्न गंगाया हिमालयात प्रभवती।
अब यहाँ पे प्रभवती निकलती है तो हिमालयात पंचमी विभक्ति हमें कुछ याद आया? अभी हमने ऊपर विभक्ति में पढ़ा था, निकलना कोई भी उत्पन्न होता वहाँ पंचमी विभक्ति होता है। ठीक है, प्रभवती, प्रकर्षः, प्रयत्नः, प्रतिष्ठा। परा, परा से हम क्या बना सकते हैं? पराजयत, पराजयते, परा भवति, सैनिकः शत्रुन पराजयते, यानी पराजित करते हैं। उप, उप से हम क्या बना सकते हैं? उपहरति, उपकरोति, और ये हमें 2 मार्क्स के लिए आएगा, ये भी ध्यान रखना है, हमें 2 मार्क्स के लिए आएगा। हाफ मार्क्स के 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, हाफ मार्क्स के भी आ सकते हैं, 1 मार्क्स के। ठीक है, सम, सम करोति या संचित। तो हमारा इसमें अभी इन चारों में हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है। तो हमारे सिलेबस में प्र है, फर्स्ट वन क्या है? प्र है, इसको हमने पढ़ लिया, मैं इसको टिक कर रहा हूँ, प्र हमने पढ़ लिया। उसके बाद क्या है? परा, हमें परा नहीं पढ़ना है। उसके बाद है उप, सॉरी अप, तो हमें अप भी हमने पढ़ा। ठीक है, ये हमारा अप है। उसके बाद है सम, तो हमें शम नहीं पढ़ना। ठीक है, आगे देखते हैं। फिफ्थ वन है अनु, अनुगच्छति, अनुकरोति, अनुगच्छति, अनुकरोति। अनु मतलब फॉलो करना किसी भी चीज। ठीक है, शिष्य गुरु अनुगच्छति, अनु है क्या हमें पढ़ने के लिए? तो अनु हमें पढ़ना है, क्या है? पढ़ना है। ठीक है, अनुगच्छति। फिर है अवगच्छति, अवतरति, अवगच्छति, अवतरति, अवतरण होना। ठीक है, रामः भवन्तम् अवगच्छति या अवजनाति वा। ठीक है, अव हमें पढ़ने के लिए है, बिल्कुल है, हमें अव भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नीर, निर्गच्छति या निराकरोति, प्राचार्यः कार्यालयात् निर्गच्छति, निर्गच्छति। निर मतलब, निर का कोई स्वतंत्र अर्थ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये शब्दों के साथ अलग अलग अर्थों में प्रयोग होगा, जैसे निर्गच्छति, निराकरोति, निराकरोति मतलब यहाँ पे निराकरण की बात की जा रही है, निर्गच्छति मतलब निकलने की बात की जा रही है। ठीक है, तो हमारा निर भी हमारे सिलेबस में है। उसके बाद क्या है? निश, निष्कारणम या निस्सरति, सर्प बालाद निस्सरति। ठीक है, उसके बाद क्या है? दूष, तो निश हमें सिलेबस में नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्या है? दूष, दुत्याज्यः या दुष प्रयोजनम, स्वभावः दुस्त्याज्यः भवति। उसके बाद क्या है? दूर, दुर्बुद्धयः या दुर्लभ। ठीक है, दुर्बुद्धयः दुर्लभ, तो हमें निश नहीं पढ़ना है, दोष भी नहीं पढ़ना है, और उसके बाद हमें दुर भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद वी, वी मतलब विजयते यानी विजेता, विहरति मतलब हरना, धर्मा सदा विजयते। उसके बाद है आंक, अनुस्वार है। ठीक है, तो आकंठम, आजीवनम। ठीक है, आकंठ जलम पीबतम, कंठ तक, गले तक पूरा पानी पीतम, जब गले तक पानी पीना मतलब कहते हैं ना, यहाँ तक मैंने पानी पीना, पूरा यहाँ तक भर गया, वैसे। नी, नी है निदगत, निद निगदति मतलब निगदति या निपतति, तो हमें नी जो है पढ़ना है, नी का प्रयोग हमारे सिलेबस में है, ठीक कर लेंगे। उसके बाद क्या है? अधि, अधि, अधिराजते, अधिशेति, विद्वान सर्वत्र अधिराजते या अधिशेति, तो हमें अधि भी पढ़ना है। उसके बाद क्या है? अति, अतिवाद, अत्याचार, अतिवादो न कर्तव्यम। उसके बाद क्या है? सु, सुपुत्रेण, सु मतलब अच्छा, कोई भी चीज अगर जब हम सुपुत्रेण शोभते, तो उद्यान है सुपुष्पाणि, सु मतलब स का, सह यानी स के साथ प्रयोग होता है, मतलब स के साथ के जैसा। ठीक है, तो सुपुत्रेण सुशोभते,
उद्यानेषु पुष्पाणि शोभन्ते। ठीक है, उसके बाद हमें शु जो है हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्या है, उड्यते उत्पत्तितः पक्षियां आकाशे उड़यन्ते। उसके बाद अभिगच्छति या अभ्यासगतः, तो अभी जो है हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अभिगच्छति या अभ्यासगतः, अभ्यासगतः अभी में कैसे प्रयोग किया गया है कि ई की मात्रा को हटा के यहाँ पे य किया गया है यण संधि से। ठीक है, तो अभिगच्छति अभ्यासगतः, अभ्यासगतः सर्वे सदा पूजनीय। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रति मतलब के ओर, किसी ओर को हम प्रति कहते हैं, तो हमें प्रति जो है हमारे सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, और हमने अभी नीर को भी देखा। ठीक है, तो हमने नीर को भी देखा, नीर भी हमें पढ़ना था सिलेबस में, मैं दिखा देता हूँ। नीर मैं 7 नंबर पे नीर भी पढ़ा। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रत्युपकार या प्रत्यावद, पुत्री मातरम प्रत्यावद, पुत्री जो है माता के प्रति बोल रही है। परित्यज्यामि परिवर्तनम, इस तरह से परि जो है धातुओं के शब्द पहले लगेगा। त्यज्यामि यहाँ पे मूल शब्द है और परि उसके पहले जुड़ा हुआ है। त्याज्यामि मतलब त्यागना। ठीक है, उसके बाद है उप, यानी उपगच्छति उपहरति, उप ये भी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो उपगच्छति या उपहरति, शिष्य अध्ययनार्थम गुरुम उपगच्छति, यानी कि पढ़ने के लिए क्या शिष्य जो है गुरु के पास गया। उसके बाद है अपि, अपिधाति, द्वारपाल द्वारम अपिधाति या अधिधाति, तो हमें अपि जो है हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें आ और वी को हम एक बार फिर से देखेंगे, क्या कहीं हमने उसको मिस तो नहीं किया। आ और बी, प्र परा फर्स्ट में है, प्र परा अप और सम, उसके बाद अनु अव नीर निस दूष दूर, वी मतलब विजयते या विहरते, ये भी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, उसके बाद अंग, आकंठम, आजीवनम, आ भी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, इस तरह से ये 11 जो बोर्ड पे मैंने लिखा था वो आप देख पा रहे होंगे कि आपने टिक कर लिया होगा। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण हो एक बार फिर से पढ़ेंगे आप, इसमें उपसर्ग में और कुछ भी नहीं है। एक बार हम स्टार्टिंग में देखते हैं, मैं एक बार फिर से, तो ये क्या कह रहा है कि बस उपसर्गों से जुड़ने के बाद पद का अर्थ बदल जाता है। और एग्जाम में अब प्रश्न कैसे आएंगे, एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे उसके लिए हम देखते हैं कि अगर प्रश्न पूछता है उपसर्ग से तो कैसे पूछेगा। ठीक है, तो प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि अधोलिखित पदेषु उपसर्गान धातुं च पृथक पृथक करके अलग अलग करके लिखिए। जैसे उत्तिष्ठतु, तो यहाँ पे क्या उपसर्ग है, क्या धातु है, क्या क्रियापद है। जैसे निर्गक्षण, तो निर यहाँ पे उपसर्ग है और गक्ष धातु है। ठीक है, इस तरह से हमें बताना होगा। ये सारे को आप करेंगे। और हाँ, क्रियापद कैसे लिखेंगे तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ क्रियापद कैसे लिखेंगे। क्रियापद के लिए यहाँ पे जैसे मान लो अभी हमने उपसर्गों के बारे में पढ़ा, उसके बाद किसी भी धातु को उपसर्ग जोड़ने के साथ अर्थ परिवर्तन हो जाता है। यथा जैसे गम, गम मतलब गक्ष जाना, जैसे आ प्लस गम। अब यहाँ पे रूट का सिंबल क्यों दिया गया, तो इस पे मैं पहले भी बताया हूँ, फिर से बता देता हूँ। रूट यानी कि मूल धातु। ठीक है, मूल धातु, तो जैसे गम जो है मूल धातु है, लेकिन इसका हम प्रयोग गक्ष में करते हैं, मूल धातु गम। आ प्लस गम आगच्छति मतलब आना, आ प्लस गम और उप प्लस गम उपगच्छति मतलब पास जाना, अनु प्लस गम अनुगच्छति मतलब पीछे जाना, अव प्लस गम अवगच्छति मतलब समझना। सिर्फ
उपसर्ग बदलने से पूरा मतलब ही बदल जा रहा है। हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम किसी उपसर्ग युक्त धातु का प्रयोग करने पर आवश्यकता पड़ती है, तब धातुओं का सामान्य प्रयोग पद निर्माण करने के पश्चात निर्मित पद में उपसर्ग को संधि नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे अगर हम लट लकार प्रयोग कर रहे हैं तो गच्छति में अनुगच्छति, यदि लिरिट लकार तो गमिष्यति हो जाएगा, तो अनुगमिष्यति होगा उपसर्ग प्लस धातु। अगर लंग लकार प्रयोग कर रहे हैं तो अगच्छत यानी अनुगच्छत या अनवगच्छत, क्या हो जाएगा, अगच्छत या अनवगच्छत। संधि के नियमों से, यण संधि के नियम से ये चेंज किया गया है। ठीक है। यदि लोट लकार देखते हैं, लोट लकार मीन्स आज्ञा अनुरोध, तो गच्छतु होगा, तू तामंतु होता है, पठतु पठताम पठन्तु, वैसे गच्छतु, तो क्या हो जाएगा, अगर हम अनु प्रयोग कर रहे हैं तो अनु गच्छतु। यदि विधि लिंग में गच्छेत तो अनु अगर प्रयोग कर रहे हैं तो अनु गच्छेत। यहाँ पे भी देखिए बता दिया गया है चिन्ह, तो रूट का चिन्ह है, धातु का संकेत चिन्ह, किसका चिन्ह है, धातु का, यानी मूल धातु का। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम उपसर्ग लिखेंगे, धातु लिखेंगे और क्रियापद कौन सा है वो लिखेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर हम आगे देखते हैं तो ये एक एक शब्दों का प्रयोग है। अब हमें जो एग्जाम में आएगा, मान लो कि इस तरह से आ सकता है या इस तरह से आ सकता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स है, 2 ऑप्शन है या 4 ऑप्शन है, उन चारों में से कौन सा होगा। हे प्रभु मई, अब मई के साथ यहाँ पे क्या प्रयोग होगा। ठीक है, उस तरह से प्रयोग भी कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ है कि हारः योग इति शब्दानां सह अधोलिखितानां उपसर्ग संयोज्य प्रत्येक द्वय पदम निर्माण करो। हर एक से 2-2 पद यानी 2-2 शब्द लिखे, आ से, वी से, प्र से, सु से, सम से। इसी तरह से आप भी क्या करेंगे कि जो आपके 11 है उससे हर से 2-2 शब्द लिखेंगे। ठीक है, तो यह था हमारा उपसर्ग की क्लास। और उपसर्ग बहुत ही सामान्य है, यानी कि धातुओं के पहले लग के, धातु यानी क्रिया, धातुओं के पहले लग के जो शब्दों का अलग अलग शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। और धातु के पहले जब ये लिखते हैं तो अलग अलग अर्थों में प्रयोग होते हैं। आप लगेगा तो अलग अर्थ आएगा, वी आएगा तो अलग अर्थ आएगा, प्रति आएगा तो अलग अर्थ आएगा, जैसे हमने गम में अभी देखा था। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और उपसर्गों के प्रश्नों के साथ हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और तब तक आप लोग उपसर्गों को एक बार जो टिक आउट आपने किया है 11 उपसर्गों के एक बार फिर से व्याकरण विधि पुस्तक से पढ़ेंगे, और उसमें जो शब्द दिए गए हैं और उसमें जो सेंटेंसेस दिए गए हैं वो पढ़ेंगे। आगे के क्लास में मैं कुछ और प्रश्नों के साथ या अभ्यासवान भव के कुछ प्रश्नों के साथ मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को उपसर्गों का। ठीक है, ये हमारे 2 मार्क्स में आएंगे। और जो इसके पहले हम लोगों का अभी पिछली क्लास में कारक और पूर्वक विभक्ति जो समाप्त किया था वो हमारा 4 मार्क्स के लिए है। ठीक है बच्चों, तो अगले क्लास में हम फिर से उपसर्ग के साथ मिलेंगे। और उपसर्ग समाप्त होने पर, यानी कि हमारे अगस्त ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, तो अगली क्लास में हम जो है अपने टेक्स्ट बुक के साथ आएंगे और जो हमारे लेसन्स हैं बीच बीच में 2-3 लेसन्स करेंगे। उसके बाद फिर से ग्रामर की ओर या रचनात्मक कार्य या जो भी सेक्शन होगा देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में उपसर्ग के प्रश्नों के साथ, तब तक आप उपसर्गों को अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद। नमो नमः।